हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह। हम अपने यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में हम लोगों का जो आज का चैप्टर है वो स्टेट लेजिस्लेचर है। एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट में जो व्यवस्थाएं हमने अपनाई हैं वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में भी हमने व्यवस्थाएं अपनाई। हेड है वो कौन है? तो वो है गवर्नर। क्लियर है? गवर्नर। और फिर इसके बाद कुछ स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब सभी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और कुछ स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो है ये हमारा अपर हाउस है और ये जो है ये लोअर हाउस है। और सारे पावर किसके पास हैं? तो ये सारे पावर होंगे हमारे लोअर हाउस के पास, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। बीच में कम्युनिकेशन का चैनल कौन है? तो वो सीएम है। आप याद रखेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर स्टेट में है तो मैं बार बार ये टर्म ऐसे ही यूज करूंगा ताकि आपको याद हो जाए। तो देखिए शुरू करते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट्स द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर। कुल मिलाकर के क्या है कि भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए जो हमारे फाइंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने दो हाउस की मतलब स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे व्यवस्था की। अब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब हमारे पास तीन तरह की लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो वो मैटर जो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती हैं उनमें लॉ अगर स्टेट चाहे तो भी बना सकता है कॉन्करेंट लिस्ट के लिए, और स्टेट के लिए स्टेट लॉ बनाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था को लागू करने के लिए फाइंडिंग फादर्स ने दो व्यवस्थाएं अपनाई। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है? प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। वैसे ही स्टेट लेवल पे क्या किया कि गवर्नर होंगे और साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर है? ये लेजिस्लेटिव, अगर राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो मतलब राज्यों को ये आजादी है कि वो बाइकैमरल स्ट्रक्चर को अपनाए या यूनिकैमरल को अपनाए। अगर यूनिकैमरल मतलब सिंगल हाउस की व्यवस्था को अपनाते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली तो होना मैंडेटरी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा। और अगर कुछ स्टेट चाहें, अगर वो डिमांड करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो सकता है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां होगा? तो उन्हीं स्टेट्स में होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करें। मतलब कुल मिलाकर के बनाता कौन है लेजिस्लेटिव काउंसिल? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि क्या ये हमारे फेडरल व्यवस्था के लिए सबसे बेस्ट मॉडल है? तो हाँ, ये बेस्ट मॉडल है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए। स्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 168 टू 212 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुल मिलाकर के ये व्यवस्था कहां मिलती है? तो हमारे संविधान में आर्टिकल 168 से 212 आर्टिकल तक है। ठीक है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन स्टेट गवर्नेंस थ्रू लॉ मेकिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल एंड एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट। क्लियर है? हमारा जो लेजिस्लेशन है, एग्जीक्यूशन है, इनके लिए मतलब लॉ बनाने की जो प्रोसेस है या फाइनेंशियल रिलेटेड जो डिसीजन है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रह करके, वो कौन लेता है? तो हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा लिया जाता है। ठीक है। सारे लेजिस्लेचर के काम किसके नाम पे होते हैं? तो गवर्नर के नाम पे होते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से आराम से समझा हुआ है। क्लियर है? स्टेट में एडॉप्ट आइदर अ यूनिकैमरल सिस्टम मतलब सिंगल हाउस और बाइकैमरल सिस्टम टू हाउस, रिफ्लेक्टिंग डाइवर्स गवर्नेंस नीड्स अक्रॉस इंडियाज फेडरल लैंडस्केप। क्लियर है? ये क्या है कि अगर राज्य चाहे तो यूनिकैमरल मतलब सिर्फ एक हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, या अगर चाहे तो बाइकैमरल मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों का ही व्यवस्था कर सकती हैं। ठीक है। एज पर देयर नीड्स एंड डिमांड। क्लियर है? चलिए, टाइप्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मैंने बता दिया है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और बाइकैमरल लेजिस्लेचर। देखिए, सिंगल हाउस सिस्टम विथ ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है? जहां पर सिंगल हाउस की व्यवस्था है, मतलब यूनिकैमरल अपनाया हमने, एकल सदनात्मक व्यवस्था बोलते हैं उसको, अगर हमने अपनाया है तो वो क्या होगा? वहां पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, विधानसभा होगा। मोस्ट इंडियन स्टेट्स फॉलो दिस फॉर एफिशिएंटली सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक है। दिस स्ट्रक्चर जो है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादातर राज्यों ने यही अपनाया। सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं एट प्रेजेंट जहां पर ये 2 हाउस सिस्टम है। ठीक है। कंप्राइजिंग बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। अब देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या बोलते हैं हम? विधानसभा बोलते हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम क्या बोलते हैं? विधान परिषद बोलते हैं। और यहाँ के जो मेंबर होंगे, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होंगे, उनको हम बोलते हैं एमएलएज, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होंगे इनको हम क्या बोलते हैं? एमएलसीज। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। ये जो है ये डायरेक्ट इलेक्टेड हैं और ये जो है ये इनडायरेक्ट इलेक्टेड हैं। क्लियर है? मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं। कैसे? एडल्ट सफरेज से, मतलब वयस्क मताधिकार से। ठीक है। जो भी पर्सन जो 18 साल से ऊपर है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, वो वोट देगा और ये चुन करके आएंगे।
ये व्यवस्थाएं हैं उनके तहत चुने जाएंगे, मतलब कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे जिनका वोटर लिस्ट में नाम आएगा और उनके द्वारा ही ये चुने जाएंगे, ऐसी व्यवस्था है। क्लियर है? देखिए अब ये भी आपसे पूछा जाएगा, करेंटली एग्जिस्ट्स इन ओनली 6 स्टेट, वर्तमान में कितने राज्य ऐसे हैं जिनमें अपर और लोअर हाउस दोनों ही हैं या लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है। तो देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, सिर्फ 6 राज्यों में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है एट प्रेजेंट। ये याद रखेंगे आप, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर के पार्ट कौन कौन है? तो सबसे ऊपर क्या है? गवर्नर है। जैसे मतलब हमने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट थे, वैसे राज्य में कौन है? गवर्नर है। और फिर यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है और यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है तो मतलब राज्य अगर चाहे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एलिमिनेट भी कर सकती है। ठीक है, कर सकते हैं। तो ये याद रखेंगे, इसको अपर हाउस बोलते हैं, इसको लोअर हाउस बोलते हैं। मतलब क्या स्टेट लेजिस्लेचर के पार्ट गवर्नर है? तो हाँ है। स्टेट का जितना भी काम होता है वो गवर्नर के नाम से होता है। क्या लेजिस्लेटिव असेंबली है? तो हाँ है। क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल है? तो हाँ है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पार्ट कौन नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए तो गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। क्लियर है? लेजिस्लेचर के पार्ट हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड क्यों? क्योंकि स्टेट के जितने भी काम होते हैं वो गवर्नर के नाम पे होते हैं, याद रखना। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, द लोअर एंड मोर पावरफुल हाउस। आप जानते हैं विधानसभा जो है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसी के अंदर सारे काम होते हैं या उन्हीं के द्वारा सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। ये तो बस नाम का अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इनके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है, नाम मात्र पावर है या है ही नहीं, आप ऐसा याद कर लो, काम बन जाएगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, अपर हाउस इन बाइकैमरल स्टेट्स। क्लियर है? हमने पढ़ लिया है कि ये अपर हाउस है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा कैसा होगा? तो नेचर एंड कंपोजिशन। द लेजिस्लेटिव असेंबली सर्व्स एज द पॉपुलर हाउस। कुल मिलाकर के क्या पॉपुलर क्यों है भाई? तो सारे राज्य के काम जो हो रहे हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो विधायक जी बैठे हैं वही करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग द पीपल विल थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। क्लियर है? कुल मिलाकर के ये लोग डायरेक्ट इलेक्टेड हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होगा? 60 लोग मिनिमम होने ही चाहिए। इससे कम पर लेजिस्लेटिव असेंबली का कंपोजिशन नहीं हो सकता, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। अब कोई बहुत ही छोटा स्टेट है जैसे मान लो जिसमें पॉपुलेशन ही नहीं है, तो क्यों बहुत ज्यादा लोगों को रखना? तो ऐसी व्यवस्था है। एक्सेप्शन इसका क्या क्या है? सिक्किम है 32 लोग, ठीक है, मिजोरम 40 और गोवा 40। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन सिक्किम, गोवा, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे तो आप याद रखें। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है? 500। हालांकि अभी तक किसी स्टेट ने ये अचीव नहीं किया है। सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ का है? तो यूपी का है, और वो भी 500 नहीं है। ये आपका होमवर्क है, आप बताएंगे कितना है, क्योंकि थोड़ा ढूंढोगे तो चीजें आपको याद होंगी। और उससे क्या होगा कि ये काम और करना साथ में, जब भी फ्री रहो, मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लग रहा है कि अब ठीक है टाइम फोकट है, तो क्या करो, बैठ करके, जैसे मेरे एक टीचर थे जो उनको टाइम पास नहीं होता था तो वो क्या करते थे? ग्लोब को घुरा करते थे। मैं बोला सर क्यों घूरते हो? तो वो बोले कि मैं घूरता इसलिए हूं कि इसमें बहुत सारी चीजें मुझे याद हो जाती हैं देख देख के। तो आप भी क्या करो, इनके नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स जो हैं उनको लिख लो, मोटे तौर पे याद करते रहो। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अब थोड़े आने लग गए हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा आइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कहीं से भी 5 स्टेट उठा करके दे देते हैं जिनमें अलग अलग नंबर के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हो, और फिर उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना पड़ सकता है या मैच द कॉलम में आ जाए। हालांकि अभी तक ऐसा आया नहीं है, मतलब दिखा नहीं मुझे, तो आप थोड़ा सा इसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, इलेक्शन मेथड क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्लियर है? अब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है? तो ध्यान रखना कि ये हमारे मान लो जिले हैं, ये 1 2 3 4 कुछ भी। अब इन जिलों में क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएगी। आप जानते हैं कि ये विधानसभा के सीट नंबर 1 से इलेक्शन होने वाला, तो सीट नंबर 1 ऐसा नहीं होगा, जो जिला है ना वो एकदम फिक्स नहीं है, वो हो सकता है कि जिला 2 में भी आता हो। मतलब इसका बेस क्या है? तो इसका बेस है पॉपुलेशन। जहां तक ये पॉपुलेशन कंप्लीट हो जाए वो हो जाएगा, और फिर उसके बाद दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाएगी। जैसे ये 2 है तो हो सकता है कि ये 3 में भी आता हो, इसका ऐसा व्यवस्था हो। ठीक है, ये 4 है तो ये 4 में हो सकता है ऐसा हो, मतलब ये इतना एरिया आता हो 4 में, 3 में, और 4 में ये इतना एरिया आता हो। तो ये क्या है एग्जैक्टली कि एक जिले का ओवरलैपिंग दूसरे जिले में भी हो सकता है। ये हो सकता है कि विधानसभा का सीट नंबर 1 हो, ये 2 हो,
ये ऐसा ओवरलैपिंग मतलब ये ऐसा नहीं होगा ये एक है और ये इतना कटा हुआ दो, ये पोर्शन दो है, ऐसा है। क्लियर है? और इसका बेस क्या है हमेशा? तो पॉपुलेशन है। ये बहुत अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि क्या लैंड एरिया है, लैंड मास है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉपुलेशन है। और वो किस पे बेस्ड होगा? तो प्रीवियस सेंसस पे बेस्ड होगा। क्लियर है? हालांकि इसको फ्रीज किया गया है कि बार बार अगर बढ़ाएंगे सीट तो क्या होगा, स्टेट का पॉपुलेशन बढ़ेगा और स्टेट कई बार अपना दबदबा बनाने के लिए बढ़ा सकते हैं। तो उन चीजों को थोड़ा सा मतलब अवॉइड करने के लिए किया गया। हो सकता है कि अभी 2026 का सेंसस आने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं सेंसस आने वाला था, आया नहीं, सही कुछ डेटा में दिक्कत हो गई थी, तो अभी फिर से सेंसस हो रहा है। तो जब आएगा तो हो सकता है कि हमारे पास डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाए और फिर उसके बाद इनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिसाइड किया जाए। ठीक है? हो सकता है कि अगर मान लो ऐसा होगा नहीं, पर अगर हो गया हो कि यूपी का पॉपुलेशन गिर गया हो तो सीटें कम हो जाएंगी, पॉपुलेशन बढ़ गया हो तो सीटें बढ़ जाएंगी। तो वो पॉपुलेशन बेस्ड है और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इनका भी बेस क्या है? तो पॉपुलेशन ही है। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है? रिप्रेजेंटेटिव बायस क्या है? एडल्ट यूनिवर्सल सफरेज के थ्रू, मतलब जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है उसके द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स हैं। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है? चलो आगे देखते हैं। हाँ, अब ये हमारा इसको गायब करना पड़ेगा। चलिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद क्या है? तो देखिए, एक परमानेंट बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब परमानेंट बॉडी में क्या है कि आपसे पूछा जाएगा, मतलब ये डिसॉल्व नहीं होता। हमने देखा था कि जो स्टेट में लोकसभा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और राज्यसभा है। तो राज्यसभा कैसा था? परमानेंट बॉडी था। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता, उसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। अच्छा, टर्म यूज कर रहा हूं मैं, रिटायरमेंट, याद रखना, मतलब ये हटते नहीं है, रिटायर किए जाते हैं। ठीक है? अब 1/3 मेंबर हर कितने साल पे? 2 ईयर पे। और ये क्या है कि जनरल टर्म में जो लोकसभा था हमारा वो 5 साल चल रहा था। ठीक है? प्रेसिडेंट जब चाह रहे थे तब उसको डिसॉल्व कर दे रहे थे। वैसे ही हमारे स्टेट में भी हमने क्या अपनाया है? गवर्नर हमारे हेड हैं। ठीक है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। और ये क्या है? इन जनरल टर्म में 5 साल इसका टेन्योर होता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहें तो, प्रेसिडेंट बोला सॉरी, गवर्नर चाहें तो कभी भी इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। और वैसे ही जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कैसा है? ये परमानेंट बॉडी है। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर राज्य में है तो ये डिसॉल्व नहीं होती हैं। इनका टेन्योर जनरल जो होता है, मतलब जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, एमएलसीज, इनका टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर होता है। और ये हर 2 साल पे 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर होंगे। तो ये भी याद रखना कि 1/3 मेंबर पर 2 ईयर पे रिटायर होता है। देखो सेम सेम लग रहा है ना, ये और ये राज्यसभा वाली व्यवस्था तो सेम ही है। क्लियर है? फर्स्ट टाइम जब इलेक्शन होगा, जैसे मान लो आज इलेक्शन होगा, तो सभी लोग बोलेंगे कि हम तो 6 साल बने रहेंगे, तो 2 साल पे कौन रिटायर होगा? 1/3 लोग। तो लॉटरी सिस्टम से उनको निकाला जाएगा। जैसे मान लो कि कहीं भी 100 लोग आए तो 33 लोग लगभग हटाने हैं हर 2 साल पे, तो 33 लोगों की लॉटरी निकाली जाएगी और फिर वहां से जो नए लोग इलेक्ट होकर के आएंगे वो अब 6 साल रहेंगे, क्योंकि वो 2-2 साल का एक साइकिल बन जाएगा। जैसे मान लो ये 2-2 और 2 साल का, तो ये 2 साल, ये 2 साल, और यहाँ पे जो आए थे ये मान लो यहाँ 1/3 लोग हट गए, फिर यहाँ पे 1/3 लोग हट गए, और जो रिमेनिंग थे वो 6 साल तो हो ही गया। और यहाँ पे जो लोग आए वो फिर 6 साल बाद यहीं पे निकलेंगे, यहाँ पे जो लोग आए वो 6 साल बाद फिर यहीं पे निकलेंगे, यहाँ जो आए वो 6 साल बाद यहीं पे निकलेंगे। आसान है, समझ गए होंगे आप। तो ये 2-2 साल पे 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। अच्छा, क्या इनका री इलेक्शन हो सकता है? तो हाँ, ये कितने बार भी री इलेक्ट हो सकते हैं, इसके लिए कोई बार्ज नहीं है कि आप 2 टर्म या 1 टर्म के लिए ही इलेक्ट होंगे या आप नॉमिनेट होंगे, आप बार बार इनडायरेक्ट इलेक्टेड हैं, ये भी याद रखना। तो देखो, अनलाइक द असेंबली, द काउंसिल इज अ परमानेंट हाउस वेयर 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर। क्लियर है? हर 1/3 मेंबर हर 2 साल पे रिटायर हो जाते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है? मेंबर इलेक्टेड थ्रू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, लोकल बॉडीज, ग्रेजुएट, टीचर, असेंबली मेंबर्स एंड गवर्नर्स नॉमिनेशन। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या है कि जो मेंबर हैं वो किससे होंगे? तो एमएलएज इनको वो करेंगे। तो अब इसमें ये आपसे पूछा जाएगा कि कितने मेंबर एमएलएज के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, कितने मेंबर्स अपने ग्रेजुएट्स के द्वारा किए जाते हैं, कितने मेंबर्स टीचर्स के द्वारा किए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए 1/3 जो मेंबर है इसमें वो एमएलएज इलेक्ट करते हैं, 1/3 मेंबर एमएलएज के द्वारा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई एमएलएज 1/3 मेंबर कौन इलेक्ट करेगा? तो एमएलएज करेंगे। क्लियर है?
अब ये एमएलए कौन है, तो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग हैं उनका नाम नॉमिनेशन होगा कि भाई इतने लोग जाएंगे वोट डालने के लिए, और ये 1/3 जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कहां से आ रहे हैं, तो एमएलए के द्वारा चुन करके आ रहे हैं। फिर 1/3 ये रट लेना, थोड़ा सा एग्जाम में पूछा जाएगा, यही हो रहा है 1/3 जो है मजे ही मजे, ठीक है। ये कौन चुनेगा 1/3, तो जो हमारी लोकल बॉडी है ना, जैसे म्युनिसिपैलिटीज हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, तो ये म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, देखिए यहां पर हमने डाल रखा है लोकल बॉडीज, तो म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा ये 1/3 चुने जाएंगे, ठीक है। अब बचे कौन, 112 मेंबर, ये याद रखना, ये कौन चुनता है, ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स उड़ जा रहे, ग्रेजुएट्स, और वो कौन ग्रेजुएट्स, जो 3 साल से स्टेट में रह रहे हैं, याद रखना 3 ईयर से स्टेट में रह रहे हैं और 3 साल से ग्रेजुएट हैं या ज्यादा से ग्रेजुएट हैं, उनका भी नाम उसमें लिस्ट होगा, और फिर वो लोग 112 मेंबर को चुनेंगे। बचे 112 मेंबर, अभी और बचे हैं 112 मेंबर जो होंगे वो कौन चुनेगा, तो टीचर्स, और टीचर कौन, तो जो हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी से ऊपर के टीचर हैं वो, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या सभी टीचर सेकेंडरी या प्राइमरी वो भी टीचर, नहीं, तो जो सेकेंडरी से ऊपर के टीचर हैं वो 112 मेंबर्स का क्या करेंगे मतलब इलेक्शन के लिए उनको चुनेंगे, ठीक है। 1/6 मेंबर जो होंगे, इसमें खत्म हो गया, 1/6 मेंबर जो होंगे उनको गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, और ये गवर्नर किसको नॉमिनेट करते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गवर्नर किसको नॉमिनेट करते हैं, तो ये कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा या कोऑपरेटिव मूवमेंट के लोग होते हैं, ठीक है। मतलब गवर्नर किसको नॉमिनेट करते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने मेंबर, तो 1/6 इंपॉर्टेंट है, कहां से, तो कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा या साइंस, क्लियर है, सोशल सर्विस, आर्ट्स, लिटरेचर एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट के लोग, ये 1/6 चुने जाते हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये भी याद रखना, इनडायरेक्ट इलेक्टेड है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाँ भाई कौन कौन करता है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर है। एक्सपर्ट रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रेंथ लिमिटेड टू 1/3 ऑफ असेंबली साइज, मिनिमम 40 मेंबर्स, याद रखना। अब ये क्या है, जैसे मान लो असेंबली में टोटल 500 मैक्सिमम है, और किसी स्टेट में मान लो जैसे 400 लोग हैं, तो 400 का 1/3 कर लो, इतना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हो सकते हैं। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्लियर है, और मिनिमम कितना, 40 मेंबर तो होने ही चाहिए, अगर 1/3 40 से कम हो रहा है तो मिनिमम 40 मेंबर होंगे। इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट्स, क्लियर है। चलो, क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कुल मिलाकर के एक लाइन में मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी स्टेट को चाहिए तो उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली से अगर स्पेशल मेजोरिटी से एक बिल पास किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि साहब हम चाहते हैं, मतलब पार्लियामेंट के लिए कि साहब हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल की एस्टैब्लिशमेंट किया जाए, तो पार्लियामेंट में जाएगा वो बिल, ठीक है, और पार्लियामेंट में फिर वहां पे उस पर डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद वोटिंग कैसी होगी, तो जनरल वोटिंग से, मतलब वहां पे स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, स्टेट में स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है, और वहां पे अगर वोटिंग होता है तो सिंपल मेजोरिटी से अगर पास कर दिया जाएगा तो उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है, नॉट कंसिडर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि क्या है 368, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट पास रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ प्रेजेंट। अब देखिए हमने पढ़ा है कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, तो भाई 50% लोग होने चाहिए टोटल, और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 वोट आना चाहिए, क्लियर है। दूसरा क्या है, पार्लियामेंट देन इनएक्ट ऑर्डिनरी लॉ फॉर क्रिएशन और एबोलिशन, क्लियर है। अगर है तो हटाने के लिए भी सेम व्यवस्था, और अगर नहीं है, लाना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए भी सेम व्यवस्था है। राज्य स्पेशल मेजोरिटी से पास करेंगे रेजोल्यूशन को, वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मतलब लोकसभा राज्यसभा में, और फिर अगर वहां से सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो फिर क्या होगा, बना दिया जाएगा। नॉट कंसिडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बता चुका हूं, रिफ्लेक्ट्स फेडरल फ्लेक्सिबिलिटी इन गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बताता है कि फेडरल स्ट्रक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, मतलब राज्य अपने जरूरतों के हिसाब से लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन या
डिलीशन करवा सकते हैं, लेकिन किसके रेजोल्यूशन से? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा बनाया या हटाया जाएगा। ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। द यूनिक प्रोसीजर इंश्योर्स स्टेट ऑटोनॉमी व्हाइल मेंटेनिंग पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। क्लियर है, ये बताता है कि हमारा स्टेट का अपना ऑटोनॉमी तो है ही, लेकिन पार्लियामेंट का कंट्रोल भी उनपे हल्का फुल्का बना रहेगा, जिससे हमारा यूनियन बायस्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना रहे। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ हाउस हमने पढ़ा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो सेम लोकसभा के लिए है वैसा ही, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का कितना होगा? 5 साल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का कितना होगा? 6 साल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का 6 साल। लेजिस्लेटिव काउंसिल तो परमानेंट बॉडी है, ठीक है। लोकसभा का जनरल स्टेटस में 5 साल, और ये कभी भी मतलब इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, या चाहे तो गवर्नर हटा सकते हैं इसके मेंबर्स को। तो देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली ड्यूरेशन क्या है? नॉर्मल टर्म 5 ईयर फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग डेट। अर्ली डिसोल्यूशन, हाँ गवर्नर डिसॉल्व कर सकते हैं, किसके एडवाइस पे? तो चीफ मिनिस्टर के। हमने वहां पे देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट में कि जो प्रेसिडेंट हैं वो डिसॉल्व करते हैं लोकसभा को, किसके एडवाइस से? तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से। यहाँ पर सीएम है और उनके जगह पे गवर्नर है, हमारे प्रेसिडेंट के जगह पे, ठीक है। रिकमेंडेशन और व्हेन गवर्नमेंट लूजेस मेजोरिटी, और अगर रिकमेंडेशन नहीं है, फ्लोर टेस्ट हुआ, और फ्लोर टेस्ट में अगर गवर्नमेंट ने, जो रूलिंग पार्टी है, वो अपनी मेजोरिटी को लूज कर दी तो डिसॉल्व माना ही जाएगा, मतलब करना ही पड़ेगा। इमरजेंसी एक्सटेंशन क्या है? तो ये याद रखना कि जब भी इमरजेंसी लगा हो देश में, या 356 लगा हो राज्य में, तो उस समय 1-1 साल बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एंड पार्लियामेंट में एक्सटेंड टर्म बाय 1 ईयर एट अ टाइम, मैक्सिमम नॉट बियॉन्ड 6 मंथ आफ्टर इमरजेंसी एंड। क्लियर है। तो 1 साल के लिए एक बार में बढ़ाया जाएगा, और जिस दिन इमरजेंसी खत्म हो गया उसके 6 महीने से ज्यादा तक एक्सटेंडेड नहीं रहेगा, इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? 6 ईयर मेंबर्स का ये है, आप याद रखना, ना कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का ड्यूरेशन है, क्योंकि मेंबर्स का है, काउंसिल तो परमानेंट बॉडी है तो वो चलती रहेगी, ठीक है। परमानेंट बॉडी, नेवर सब्जेक्टेड टू डिसॉल्व, याद रखना कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। मेंबर रिटायरमेंट, हाँ 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं कितने साल में? हर 2 साल में, ठीक है। एंश्योरिंग कंटिन्यूटी एंड इंस्टीट्यूशनल मेमोरी इन द अपर हाउस। क्लियर है। जैसा कि राज्यसभा में हमने देखा था कि परमानेंट बॉडी है तो सारे मेंबर एक साथ नहीं जा सकते, तो 1/3 मेंबर हर 2-2 साल पे जाते रहेंगे। चलिए, मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर देखिए क्या है? सिटीजन मस्ट बी, सिटीजनशिप तो क्या है? ये इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ये मैंडेटरी है, जैसा कि हमने सभी जगह देखा है। एज रिक्वायरमेंट क्या है? 25 साल हमने लोकसभा के लिए देखा था, और 30 साल राज्यसभा के लिए देखा था, और यहाँ पर भी देखिए 25 साल किसके लिए? लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। 30 ईयर सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन क्या है? नेम मस्ट अपीयर इन इलेक्टोरल रोल ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया, मतलब कुल मिलाकर के वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये याद रखना। अदर अफर्मेशन क्या है? मस्ट टेकन प्रेस्क्राइब ओथ अज्यूमिंग ड्यूटी ऑफ मेंबर, कुल मिलाकर के जब ये इलेक्ट हो जाएंगे तो इनको गवर्नर के सामने आकर के क्या करना होगा? ओथ गवर्नर दिलवाएंगे, ओथ एंड अफर्मेशन लेना होगा, ठीक है। चलिए, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आया था उसके तहत है ये। तो ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब वो कहीं भी अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर लेते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। होल्डिंग रिमनरेटिव पोजीशन अंडर गवर्नमेंट एक्सेप्शन डिफाइंड बाय लेजिस्लेचर, अगर कोई ऐसा पोस्ट जिसको पहले ही लेजिस्लेचर ने डिफाइन कर दिया है कि ये ऑफिस जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आएगा, तो उसको नहीं माना जाएगा। दूसरा क्या है? अनसाउंड माइंड, पगले हो जाएं, बेकी बेकी बातें करने लग जाएं, ठीक है, ठीक है। डिक्लेयर बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, और ये कोर्ट के जांच के बाद डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। इंसॉल्वेंसी, स्टेटस एज डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, क्लियर है। अगर मान लो दिवालिया घोषित हो जाते हैं तो भी इनको हटा दिया जाएगा। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, जैसे मान लो कि कनाडा का सिटीजनशिप ले लिया जाकर के, या किसी और देश का सिटीजनशिप ले लिया, तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है तो उस बेसिस पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी सिटीजनशिप छीन लिया, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। सीजिंग टू बी इंडियन सिटीजन, ठीक है। डिफेक्शन, दल बदल कर रहे हैं, दनादन दनादन दनादन, इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं, और ये दल बदल का वो कौन लेता है डिसीजन? तो दल बदल का डिसीजन लिया जाता है जो भी प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा, क्लियर है। तो अंडर 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, क्लियर है। अगर दल बदल कर रहे हैं तो भी इनको हटा दिया जाएगा, मेंबरशिप इनकी चली जाएगी, ठीक है। डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है? गवर्नर ऑन इलेक्शन कमीशंस एडवाइस फॉर ग्राउंड 1 और इतना, ऑफिसर फॉर डिफेक्शन केस, क्लियर है। ये ध्यान रखना, कुछ भी हो तो कौन हटाएगा? गवर्नर हटाएंगे, किसके
रिकमेंडेशन से, तो इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लो, मन करे तो ना भी देखो चलेगा। ओथ और अफर्मेशन क्या है, तो देखिए कुल मिलाकर के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग हैं वो सेम हमने देखा था कि कैसे ओथ लेते हैं, तो ओथ एंड अफर्मेशन होगा, कौन दिलाएगा ओथ, ये भी आप जानते हैं गवर्नर के सामने। तो एवरी मेंबर मस्ट solemnly affirm to bear true faith and allegiance to the Constitution of India, uphold the sovereignty and integrity of India, mandatory requirement before taking seat in the house। कुल मिलाकर के अगर इन्हें ओथ नहीं लिया है और सीटिंग करने लग गए हैं, आके बैठने लग गए हैं हाउस में, तो क्या करना होगा, 500 रुपया पर डे के हिसाब से इन पे चार्ज किया जाएगा, ये याद रखिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी क्या है, गवर्नर और पर्सन अपॉइंटेड बाई गवर्नर, क्लियर है। मतलब किसके सामने ओथ लेंगे, तो गवर्नर या गवर्नर जिसको अपॉइंट कर दें उनके सामने ओथ लेंगे, क्लियर है। कुल मिलाकर के इनको मेंबरशिप लेना पड़ेगा, ओथ लेना पड़ेगा, किसके सामने, गवर्नर या उनके अपॉइंटेड पर्सन के द्वारा ओथ दिलवाया जाएगा। अगर बिना मेंबरशिप लिए हाउस में आते हैं तो आइए, कोई बात नहीं, हम आपसे कमाएंगे 500 रुपया पर डे, मतलब आप पे फाइन करेंगे, ताकि आपको याद रहे कि अगली बार ऐसी हरकत नहीं करना है, क्लियर है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर असेंबली, अब देखिए जैसा हमने लोकसभा में पढ़ा था कि वहां पर कौन होगा, स्पीकर होंगे, वैसे ही यहां पर भी स्पीकर होंगे और डेप्यूटी स्पीकर होंगे, ठीक है। तो देखिए स्पीकर होंगे, और वहां भी हमने क्या पढ़ा था, स्पीकर कौन होता है, तो असेंबली जो मेंबर हैं उस असेंबली के हाउस के, उन्हीं में से किसी एक को स्पीकर चुन लिया जाता है। तो यहाँ भी देखिए इलेक्शन, इलेक्टेड बाई असेंबली मेंबर्स फ्रॉम अमंग्स देमसेल्फ, अपने में से ही किसी एक को चुन लिया जाता है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर क्या करते हैं, तो जो भी उस समय का सभा का संचालन होता है वो उनके हाथ में होता है, ठीक है। कोरम डेकोरम सब मेंटेन करवाना। टेन्योर यूजुअली सर्व फुल टर्म अनलेस रिजाइन और रिमूव, ठीक है। रिमूवल, रेजोल्यूशन पास बाई द एब्सोल्यूट मेजोरिटी विद 14 डेज नोटिस, क्लियर है। अब इनको अगर हटाना है तो 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा और फिर हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से वो बिल पास होना चाहिए, तभी ये हटेंगे, क्लियर है। डेप्यूटी स्पीकर क्या होता है, रोल, प्रिसाइड्स व्हेन स्पीकर एब्सेंट, परफॉर्म ऑल स्पीकर्स ड्यूटी, क्लियर है। कुल मिलाकर के क्या है कि अगर स्पीकर नहीं है तो वैसे सिचुएशन में स्पीकर का रोल प्ले कौन करेगा, डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। साथ में पावर क्या है, सेम पावर एंड फंक्शन एज स्पीकर ड्यूरिंग प्रिसाइडिंग। जब वो ऑफिस पे बैठ गए हैं, मतलब चेयर पे बैठ गए हैं, शांत हो जाइए वाले, तो जो भी काम शांत हो जाइए वाले का है वो ये करेंगे। शांत हो जाइए आप क्यों बोल रहा हूँ, आप देखते होंगे अगर लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटिंग, तो आपको पता होगा कई बार तो एक दूसरे पे कुर्सियां फेंकने लग जाते थे, पहले बॉटल फेंकने लग जाते थे, फिर कुर्सियां स्थिर की गई, फिर बॉटल हटाया गया, कप गिलास फेंकते थे, माइक फेंकते थे, माइक अब फिक्स किया गया। आप देखो ना कितने बदलाव करने पड़ते हैं, कितने खतरनाक लोग बैठते हैं इधर, ठीक है। और फिर उसके बाद वो एक सर या मैम शांत हो जाइए, या आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, ऐसे धमकियां दिया करते थे। की फंक्शन क्या है, मेंटेन्स ऑर्डर, डिसाइड्स ऑन एडमिनिस्ट्रेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस, सर्टिफिकेट, मनी बिल, क्लियर है। कुल मिलाकर के कोई बिल मनी बिल है या नहीं है वो कौन बताता है, तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर बताते हैं, मतलब स्पीकर बताते हैं, क्लियर है। किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली के, क्योंकि मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में सारा जो पावर है वो किसके पास है, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। याद रखेंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं इधर की। प्रेसाइडिंग ऑफिसर या काउंसिल, ठीक है। अब काउंसिल का क्या है, आप जानते हैं कि हम राज्यसभा के लिए क्या पढ़े हैं कि एक्स ऑफिसियो चेयरमैन या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई ऐसा पोस्ट है ही नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन्हीं में से जो मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं उनमें से किसी एक पर्सन को हम चेयरमैन चुन लेते हैं, क्लियर है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन है क्या वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो गया अपर हाउस होते हुए भी, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन है वो क्या उसके मेंबर होते हैं, तो हाँ उसके मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। इलेक्शन मेथड, इलेक्टेड बाई काउंसिल मेंबर्स फ्रॉम अमंग्स देमसेल्फ, क्लियर है। उन्हीं के मेंबरों के द्वारा उन्हीं में से किसी एक को चुन लिया जाता है, किसके, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, क्लियर है। रिमूवल प्रोसेस क्या है, रेजोल्यूशन विथ मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स, 14 डेज नोटिस रिक्वायर्ड, क्लियर है। 14 दिन पहले नोटिस देंगे और फिर रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, ठीक है। स्पेशल पोजीशन क्या है, नॉट अ मेंबर ऑफ काउंसिल, इलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड, थोड़ा बहुत देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। डेप्यूटी चेयरमैन क्या है, तो फिर से वही, परफॉर्म चेयरमैन्स ड्यूटी इन एब्सेंस, द प्रेसाइडिंग ऑफिसर मेंटेन डेकोरम, इंटरप्रेटेड रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द अपर हाउस, क्लियर है। जो भी काम होगा, अगर मान लो
चेयरमैन नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन करेंगे, इनका भी इलेक्शन उन्हीं में से हुआ है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स से ही किसी एक को डेप्यूटी चेयरमैन बना दिया है। पावर इंक्लूड रूलिंग इन पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर, अलाउइंग डिस्कशन, ठीक है, प्रोटेक्शन मेजोरिटी राइट्स एंड अपहोल्डिंग पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस। क्लियर है, ये ध्यान रखना। इसके साथ सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, सेशन प्रोसीजर क्या है तो देखिए, मिनिमम 6 महीने के ज्यादा से ज्यादा गैप होता है, मतलब 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता है दो सिटिंग के बीच में। तो बार बार इनकी सिटिंग होती रहेगी, आएंगे बैठेंगे, डिसीजंस लेंगे, रूल लॉ रेगुलेशन बनाएंगे। क्लियर है स्टेट के लिए। तो देखिए समनिंग क्या होता है, गवर्नर समन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। लेजिस्लेचर डिटरमाइन सेशन डेट एंड ड्यूरेशन। कुल मिलाकर के समनिंग पावर किसके पास है तो गवर्नर के पास है, वही कॉल करते हैं कि आइए अब हाउस की सिटिंग होने वाली है फर्स्ट टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम 2 सेशंस पर ईयर रिकमेंडेड, मतलब कम से कम 2 सेशन तो होगा ही, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, मिनिमम 6 महीने के अंदर इनको बैठना होगा, ठीक है। और ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम 2 बार तो साल में बैठेंगे। मैक्सिमम गैप नॉट मोर देन 6 मंथ, बता चुका हूं मैं कि 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, ठीक है, बिटवीन लास्ट सिटिंग ऑफ 1 सेशन एंड फर्स्ट सिटिंग ऑफ नेक्स्ट सेशन। क्लियर है, जो आखिरी बैठक हुआ था उसमें और जो अभी बैठक होने वाला है उसके फर्स्ट सेशन और लास्ट सेशन जो आखिरी हुआ था उसमें मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है, इससे ज्यादा गैप नहीं हो सकता, ध्यान रखना। एडजॉर्नमेंट, टेम्पोररी सस्पेंशन विद इन सेशन। आप जानते हैं जब ये लोग बहुत ज्यादा कुर्सी उर्सी पटकने लग जाते हैं, लगता है कि अब सेशन सही नहीं चल रहा है, अभी जरूरत है एडजॉर्न करने का, तो एडजॉर्नमेंट मोशन पास कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए सेशन को एडजॉर्न कर दिया जाता है। प्रोरोगेशन, एंड ऑफ सेशन बाय गवर्नर, पूरा सभा समाप्त होता है, गवर्नर आएंगे, लास्ट स्पीच देंगे और वहां पे सेशन खत्म हो जाएगा। डिसोल्यूशन अप्लाई ओनली टू असेंबली नॉट काउंसिल। आप जानते हैं कि डिसॉल्व कौन होता है, टेम्पररी हाउस। परमानेंट हाउस को भी डिसॉल्व हो सकता है क्या, तो नहीं, तो लेजिस्लेटिव हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व नहीं होता है। कौन करता है डिसॉल्व, तो गवर्नर करते हैं। कोरम एंड वोटिंग, कोरम क्या है तो देखिए, कोरम ये है कि मिनिमम कितने मेंबर बैठ करके किसी बिल को पास कर सकते हैं, या हाउस की जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट होने के लिए कितने मेंबर होने चाहिए, तो एट प्रेजेंट कितना है 10%, ठीक है, 1/10, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिनिमम कोरम 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिक्वायर्ड फॉर वैलिड प्रोसीडिंग्स। क्लियर है, वैलिड प्रोसीडिंग्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इनके बिना सिटिंग हाउस की स्टार्ट नहीं होगी। अगर 10% मेंबर नहीं आए हैं तो भाई सिटिंग नहीं हो सकती, बिल पास नहीं हो सकता, क्योंकि पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो तो होने चाहिए ना हाउस में। वोटिंग मेथड क्या है, वॉइस वोट, डिवीजन, स्टैंडिंग सिटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम इन मॉडर्न असेंबलीज। कुल मिलाकर के क्या है कि अभी सबके उसमें टैबलेट लग गया है और वहां पे वो बटन दबाते जाते हैं, कितने लोग यस हैं, कितने लोग नो है, मतलब कितने लोग फेवर में और कितने लोग फेवर में नहीं है किसी भी बिल के, तो ये ऐसा होता है, ठीक है। कास्टिंग वोट क्या होता है, तो देखिए जनरली जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, भले ही वो मेंबर हैं लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। कब तक, जब तक वोट टाई ना हो जाए, मतलब जैसे मान लो कि 100 लोग हैं, 50 लोग कह रहे हैं बिल पास कर दिया जाए, 50 लोग कह रहे हैं बिल पास नहीं होगा, मतलब मार दिया जाए, और 50 लोग कह रहे हैं छोड़ दिया जाए, ऐसा। तो उस समय अब किसके ऊपर है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर है कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। कास्टिंग वोट वो दे देंगे, जैसे मान लो कि उनको लगता है कि बिल जरूरी है, पास होना चाहिए, तो 50 वोट तो मिले ही हैं, एक वोट इनने दे दिया तो बिल पास हो गया। तो मैच टाई के समय या वोट टाई के समय या बिल टाई के समय कौन कास्टिंग वोट देता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन कास्ट डिसिजनरी वोट इन केस ऑफ टाई बट हैज नो ओरिजिनल वोट। क्लियर है, कुल मिलाकर के इनके पास वोटिंग राइट नहीं है, कब तक, जब तक वोट टाई ना हो जाए, ठीक है, सिर्फ कास्टिंग वोट दे सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। चलिए, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर क्या है भाई, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। देखिए सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है, तो बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसके 3 रीडिंग होते हैं एंड देन बिल पास कर दिया जाता है, और बिल पास होता है सिंपल मेजॉरिटी से। ऑर्डिनरी बिल है तो गवर्नर के पास जाएगा, अब गवर्नर के पास पावर है कि वो बिल पे साइन करते हैं, होल्ड करते हैं या रिटर्न करते हैं कुछ रिकमेंडेशंस के साथ कि इसमें ये चेंजेस कर लो, या होल्ड कर देते हैं प्रेसिडेंट के पास पहुंचाने के लिए, ये उनके ऊपर है। जब तक उनका साइन नहीं होगा, मतलब गवर्नर का साइन नहीं होगा, कोई बिल लॉ नहीं बनता, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए, एग्जीक्यूटिव पावर ओवर स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट 66 आइटम। क्लियर है, जो स्टेट लिस्ट के अंदर 66 सब्जेक्ट हैं उनके तहत ये बिल बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं और उसको पास कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्करेंट पावर ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट 47,
सब्जेक्ट। अब कॉन्करेंट पावर में क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में वो जगह है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन सेम लॉ हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ लागू होगा हमेशा। तो याद रखना सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। हमने पढ़ लिया कि मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में किसकी सुपरमेसी है, पार्लियामेंट की सुपरमेसी है। याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है। मनी बिल, मनी बिल का डिसीजन कौन लेता है, तो वो लेते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। ठीक है। फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, डीलिंग विथ टैक्सेशन, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, असेंबली हैज एक्सक्लूसिव पावर, काउंसिल हैज ओनली रिकमेंडेटरी रोल। ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के मनी बिल के लिए जैसे राज्यसभा के पास बहुत कुछ पावर नहीं है, वैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भी कोई पावर नहीं है। ठीक है। सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं, बाकी सारा डिसीजन किसका होगा, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का होगा। याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने पढ़ा था कि 368 के तहत 50% स्टेट से कंसेंट लेना होगा। ठीक है। तो उस स्थिति में कहां पहुंचाया जाता है, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो बिल को पहुंचाया जाता है जो भी कंसेंट वाली बिल है। तो देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर रेटिफाई सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अफेक्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर रिक्वायर हाफ ऑफ द स्टेट्स अप्रूवल। क्लियर है। आप जानते हैं कि जहां पर फेडरल स्ट्रक्चर की बातें होंगी वहां पर 50% स्टेट से ये रेटिफाई करवाना होगा अंडर आर्टिकल 368। क्लियर है। तो अगर ऐसी व्यवस्था है तो सिर्फ वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कोई पावर नहीं है। याद रखना एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, क्वेश्चन, मोशन, डिबेट एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, वोट, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर है। ये पूरा काम होता रहेगा इधर। देखिए, अब ऑर्डिनरी बिल के स्थिति में क्या प्रोसीजर है, तो पहले फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी और थर्ड रीडिंग होगी। ठीक है। सेकंड रीडिंग सबसे लंबा प्रोसेस है, जिसमें इसको क्या किया जाता है कि 3 पार्ट में देखा जाता है। पहले इसको डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, फिर उसको रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है उनको भेजा जाएगा जांच के लिए, एंड देन आफ्टर फिर उस पर वोटिंग होगी। और थर्ड में मेनली बिल को पास किया जाता है वोटिंग करके। क्लियर है। द 3 रीडिंग सिस्टम इंश्योर्स थ्रू एग्जामिनेशन एंड डेमोक्रेटिक डिबेट। क्लियर है। बाई कैमरल डेडलॉक रेजोल्यूशन। तो कुल मिलाकर के आप ऐसे याद रख लीजिए कि 3+1 किसी भी बिल को मैक्सिमम लेजिस्लेटिव काउंसिल 4 महीने तक डिले कर सकती है, बाकी इसके पास कोई पावर नहीं है कि ये किसी बिल को रोक ले। ठीक है। देखिए, बाई कैमरल डेडलॉक रेजोल्यूशन क्या है, काउंसिल डिसएग्रीमेंट इफ काउंसिल रिजेक्ट्स अमेंडमेंट और रिट्रीट बिल फॉर 3 months। मान लो जैसे कि कोई बिल कोई ने रिजेक्ट कर दिया तो 3 महीने तक लेजिस्लेटिव असेंबली होल्ड रखेगा बिल को और फिर 3 महीने बाद पास करेगा, इनके पास पहुंचाएगा। फिर ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक रोके रख सकते हैं या अपना कोई प्रतिक्रिया दे तो माने ना माने उनके ऊपर है। ठीक है। और अगर 1 महीना पार हो गया तो बोलेंगे बिल पास कर दो, पास हो जाएगा। ठीक है। 3 months असेंबली कैन पास अगेन। सेकंड ट्रांसमिशन क्या है, काउंसिल हैज 1 month टू एक्ट। क्लियर है। मतलब पहले 3 महीने और उसके बाद 1 महीना, तो कुल मिलाकर के 3-4 महीने तक मैक्सिमम किसी बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल रोक सकता है। उसके बाद उसके पास कुछ भी पावर नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। असेंबली सुपरमेसी, बिल डीम्ड पास इन असेंबलीज वर्जन ऑफ काउंसिल फेल टू एक्ट और डिसएग्री। कुल मिलाकर के क्या है कि सारा लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ही पावर है, काउंसिल के पास कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है। नो ज्वाइंट सिटिंग। अब जब काउंसिल के पास कोई पावर ही नहीं है बहुत ज्यादा, तो ज्वाइंट सिटिंग जैसी कोई व्यवस्था की जरूरत है क्या, तो नहीं है। तो यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा, जबकि हमने पढ़ा था अंडर आर्टिकल 108 कहा सेंट्रल गवर्नमेंट में कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है किसी बिल के डेडलॉक की कंडीशन में। क्लियर है। यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग की व्यवस्था नहीं है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। मनी बिल स्टेट लेजिस्लेचर, देखो डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मनी बिल डील विथ एक्सक्लूसिवली विथ टैक्सेशन, गवर्नमेंट बोरोइंग, कंसोलिडेटेड एंड कंटीजेंसी फंड्स और अप्रोप्रिएशन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। क्लियर है। कोई भी बिल ऐसी जो कंसोलिडेटेड फंड पे भारित हो, कंटीजेंसी फंड पे भारित हो या सरकार की बोरोइंग हो, वो सब किसके अंदर आएंगी, मनी बिल के अंदर आएंगी। ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या होता है, ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली विथ गवर्नर्स प्रायर रिकमेंडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मनी बिल कब आएगा, तो सबसे पहले कोई बिल आया तो इसका डिसीजन कौन लेता है, तो डिसीजन लेते हैं हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं, वो बता देंगे कि ये बिल मनी बिल है। तो सबसे पहले वो जाएगा रेटिफाई होने किसके पास, किसके कंसेंट के लिए जाएगा, गवर्नर के पास। अगर गवर्नर उस पर कंसेंट दे देते हैं तो फिर वो बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सिर्फ किसमें,
लेजिस्लेटिव असेंबली में, और फिर वहां पर उस पर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, देन वोटिंग होगी, अगर पास हो जाता तो ठीक है। स्पीकर सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, तो कौन सर्टिफाई करता है कि बिल मनी बिल है या नहीं, तो स्पीकर करते हैं कि वो मनी बिल है या नहीं है। क्लियर है। काउंसिल हैज 14 डेज टू मेक रिकमेंडेशन। कुल मिलाकर के काउंसिल को जब असेंबली से पास हो जाएगा तो काउंसिल के पास पहुंचाया जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास सिर्फ इतना पावर है कि वो मनी बिल को 14 दिन के अंदर कुछ रिकमेंडेशन देना चाहे तो दे सकता है, अदरवाइज वो बिल पास माना जाएगा। ठीक है। वहां भी हमने देखा था कि राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन होता है, अगर उन्हें कोई प्रतिक्रिया दिया या नहीं दिया, उनका मन है, माने ना माने, वो रिकमेंडेशंस दे सकते हैं और फिर लोकसभा से वो पास हो जाएगा। मतलब वो भी, राज्यसभा भी 14 दिन के लिए रुक सकती है और यहाँ पर लोकसभा भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी 14 डेज के लिए। ठीक है। असेंबली में एक्सेप्ट और रिजेक्ट रिकमेंडेशंस, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रिकमेंडेशन दिया और लेजिस्लेटिव असेंबली को नहीं एक्सेप्ट करना है तो उनकी मर्जी, नहीं करें, सारा पावर उन्हीं के पास है। इफ काउंसिल डज नॉट एक्ट इन 14 डेज बिल डीम्ड पास, अगर ये 14 दिन में कोई प्रक्रिया नहीं देते हैं तो बिल पास माना जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, टफ नहीं है कुछ भी। देखिए, बिल रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने पढ़ा था गवर्नर में कि असेंट टू द बिल, तो गवर्नर या तो बिल को पास कर दें, या बिल को होल्ड कर लें, या रिकमेंड कर दें, या प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख लें। अगर फेडरल स्ट्रक्चर को वायलेट करने वाला या कोई सीरियस इशू का बिल है और अगर गवर्नर को लगता है कि प्रेसिडेंट के पास पहुंचाना चाहिए तो पहुंचा सकते हैं। देखिए, अल्ट्रा वायरस बिल पढ़ा था हमने, बिल बियॉन्ड स्टेट लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस और इंक्रोचिंग ऑन यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट मस्ट बी रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट असेंट। क्लियर है। ऐसा कोई भी बिल जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को खराब कर सकता है या यूनियन लिस्ट को कहीं इंक्रोच कर रहा है तो फिर वैसी स्थिति में गवर्नर उसको प्रेसिडेंट के पास पहुंचाएंगे। हाई कोर्ट पावर क्या है? लेजिस्लेशन अफेक्टिंग हाई कोर्ट पावर और जज पोजीशन रिक्वायर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन पर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। क्लियर है। अगर कोई हाई कोर्ट से रिलेटेड या हाई कोर्ट के जज से रिलेटेड कोई बिल है तो उसको पहले प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए गवर्नर चाहे तो रख सकते हैं। ठीक है। रिपग्नेंट टू द कैबिनेट लॉ। क्लियर है। बिल conflicting with existing central legislation on concurrent list subject need president's approval for validity। जैसे मान लो कि सेंट्रल लिस्ट ने कोई बिल बना रखा है, कोई लॉ बना रखा है और वैसा ही लॉ ये बना रहे हैं और उनको लगता है कि नहीं हमारे यहाँ थोड़ा सा चेंज की जरूरत है, तो ये प्रेसिडेंट से पूछ करके लागू कर सकते हैं। मतलब गवर्नर उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी पे अगर कोई बिल लाया जा रहा है और उसमें कुछ भी ऐसा है कि लग रहा है कि मतलब हमारे मेन फ्लेवर को चेंज कर सकता है तो फिर वहां पे प्रेसिडेंट के पास पहुंचाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन इंप्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज बी रिजर्व इन नेशनल इंटरेस्ट। क्लियर है। ये नेशनल इंटरेस्ट की चीज है डीपीएसपी, तो ये देखा जाएगा। ठीक है। बेस्ड ऑन सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशन दीज कैटेगरीज इंश्योर फेडरल हार्मनी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस। ये पूछा जाएगा कि सरकारिया कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया था, तो ये सारे रिकमेंडेशन किसका है, तो ये बेस्ड है सरकारिया कमीशन के। आप जानते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए सरकारिया कमीशन बनाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है। यहाँ पर हमारा स्टेट लेजिस्लेचर कंप्लीट हुआ है। इसमें एक काम और आपका होमवर्क है कि आप सारे आर्टिकल्स एक तरह से लिखें और लिख करके उनको याद करें। बहुत सारे आर्टिकल हैं तो इसलिए हमने जबरदस्ती की 2 स्लाइडें एक्स्ट्रा ऐड नहीं की, आप नेट से निकाल लेना। और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे थोड़े बहुत हमने डाल दिए हैं, बता दिए हैं। चलिए, थैंक यू, बने रहिए।